चलो बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं आज। मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। चारू गुड आफ्टरनून बेटे। रतन गुड आफ्टरनून। देखो कल मैंने बता दिया था इसको मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं, इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं, ये सब कुछ बताया था मैंने ये भी बताया था कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पे बेस्ड है। दूसरा हमने ये बताया था कि भाई अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। तो अब इसकी जनरल कंस्ट्रक्शन क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, वो सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा एक तो इसमें जैसे लकड़ी का ब्लॉक है और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इसकी वर्किंग डायरेक्ट पूछी जाती है, लिख लेना बेटे। जैसे लकड़ी का ब्लॉक है ये, इसके ऊपर ये कॉपर की स्ट्रिप्स लगा रखी हैं, कॉपर स्ट्रिप्स, कॉपर की प्लेट बोल दीजिए, कॉपर की प्लेट है, कनेक्शन करने के लिए लगाई हुई है। ये बीच में गैप है, फिर गैप के बाद एक कॉपर की स्ट्रिप और है, ये कॉपर की स्ट्रिप्स कनेक्टेड हैं। अब जहां जहां मैं डॉट लगाऊंगा यहां कनेक्शन किए जा सकते हैं। जैसे ए पॉइंट पे कनेक्शन हो सकता है, यहां बी पॉइंट पर हो सकता है। बी पॉइंट उधर ले लूं मैं, बी पॉइंट इधर ले लूं, बार बार यूज होगा ये। तो ये इन पॉइंट्स की नेमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी अपन है। तो ये डॉट जहां लगा रहा हूं यहां वायर बांधी जा सकती है, कनेक्शन किए जा सकते हैं। अब जैसे ये कॉपर की स्ट्रिप होगी, एक ये गैप हो गया, एक गैप ये होगा। इसको जैसे लेफ्ट साइड में है, कई बार बोलेंगे लेफ्ट गैप। ये राइट साइड में है, इसको बोलेंगे राइट गैप। राइट वाला गैप राइट गैप हो गया, लेफ्ट में लेफ्ट गैप हो गया। यहां एक वायर लगी होगी, इसमें ये एक वायर होगी, ये जो वायर है ये आमतौर पर 1 मीटर की होती है, बट ये 1 मीटर से कम ज्यादा भी हो सकती है। अगर ये वाली वायर जो है ना 1 मीटर की हो तो इसको मीटर ब्रिज बोलेंगे, 1 से कम ज्यादा हो तो स्लाइड वायर ब्रिज बोलेंगे। और ये वायर जो है ये एलओए की बनी होती है, एलओए की, क्योंकि एलओए की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस कम होता है, तो एलओए की ये वायर इसमें यूज करते हैं। रेजिस्टेंस वायर बोलते हैं इसे, रेजिस्टेंस वायर। तो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस वायर है ये, एलओए की बनी होगी, मैग्नीन की या कंस्टंटन या मैग्नीन की वायर होगी, क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा है और टेम्परेचर कोएफिशिएंट स्मॉल है, इसलिए एलओए की वायर यूज करते हैं। अब मैंने आपको कहा भी इससे अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे एक वायर, दूसरी कोई वायर दे देगा आपको, टुकड़ा दे दिया वायर का, एक वायर का टुकड़ा दे दिया, बोले इसका रेजिस्टेंस निकालो। तो उस वायर अननोन रेजिस्टेंस वाली जो वायर होगी उसको या तो आप राइट गैप में कनेक्ट कर दो या लेफ्ट गैप में, वो आपकी मर्जी है। तो या तो उस वायर को यहां जोड़ दो या यहां जोड़ दो। मैं उस वायर को यहां दिखा देता हूं, ये अननोन रेजिस्टेंस वाली वायर है, ये अननोन रेजिस्टेंस है भाई। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है एस, लेट दिस रेजिस्टेंस इज एस। तो ये एस रेजिस्टेंस वाली वायर अननोन है, ये हमें निकालना है। या इसको इधर भी जोड़ सको, इधर भी जोड़ सको, उससे फर्क नहीं पड़ता। यहां हम एक लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स बोलोगे आप इसको, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है, इसमें कई सारे रेजिस्टेंस कॉइल होती हैं, कई सारी रेजिस्टेंस कॉइल होती है। अंदर एक डब्बा सा होता है लकड़ी का, उसमें बहुत सारी रेजिस्टेंस कॉइल होती हैं। हम अपनी वैल्यू, जितनी वैल्यू हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसका यूज करके रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सर्किट में, इसके हेल्प से। तो इसको बोलता है रेजिस्टेंस बॉक्स। मैं ये मान लेता हूं यहां से मैंने आर रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर दिया, यहां से जो रेजिस्टेंस लगाया वो आर है, ये एस हमें निकालना है। और यहां ए और बी के बीच में एक सेल लगा देंगे की के साथ, यहां एक सेल लगा देंगे भाई। इसका काम है करंट मेंटेन करना सर्किट में, जब की क्लोज करोगे तो करंट चलेगा। ये जो बीच वाला पॉइंट है इस पर लगा देंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट कर देंगे जॉकी को, जॉकी। जॉकी मैंने कहा था जैसे इस तरह का जब पेन है ना, इस तरह सोच लो, पेन टाइप से ही एक ब्लैक से कलर प्लास्टिक का कवर होगा ऊपर, अंदर उसके कॉपर की प्लेट होगी। जैसे प्लास्टिक कवर ना, इसके अंदर रिफिल की जगह
कॉपर की प्लेट सोच लो बस, और कुछ नहीं उसमें, कॉपर की स्ट्रिप सी होती है इसमें, यहां पेंच होता है जहां तार बांधी जा सकती है, जहां तार बांध सकते हैं ना, वो जैसे इससे वायर यहां जोड़ दी वो इसके ऊपर, ये जो कि यूं स्लाइड की जा सकती है फिर। ठीक, तो अब ये सब चीजें इसमें आपकी ये डायग्राम इस तरीके से बनानी है। अब इसमें ये जैसे सेल है ये करंट मेंटेन करेगी, ये अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ये आर रेजिस्टेंस हम अपनी वैल्यू रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, वैल्यूज पे लिखी होती है। मैं बाद में बताऊंगा, लक्ष्य एक बार पूरा कर दूं बेटा, मैं दोबारा बता दूंगा, लेकिन बीच में नहीं छोड़ सकता ना, फिर कंटिन्यूटी टूट जाएगी, बता दूंगा मैं दोबारा। देखो एक बार, अच्छा इसमें ना एक मेटल स्केल भी, सॉरी मीटर स्केल भी होती है, यहां एक मीटर स्केल बना लो, स्केल है ये स्केल है, ये स्केल होगी, इस वायर की लंबाई मेजर करनी पड़ेगी हमें, ये जो वायर है ना उसकी लंबाई मेजर करनी पड़ेगी, तो उसके लिए एक स्केल लगी हुई इसके ऊपर। अब इससे अननोन रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे भाई, उसका तरीका क्या होगा। देखो ये जो जोकी है ना, ये इसका कनेक्शन जहां चाहे वहां कर सकते हैं, जैसे जोकी वायर उठाई जहां टच करेंगे वहीं कनेक्शन हो जाएगा, जहां टच करेंगे वहीं कनेक्शन हो जाएगा, इसलिए जोकी का यूज किया गया। तो शुरू में हम क्या करेंगे, शुरू में इस जोकी को वायर पर टच नहीं करेंगे हम, शुरू में जोकी जैसे साइड में रखी है मान लो, ऐसे सोचो, तो इसका मतलब इस गैल्वेनोमीटर का कोई कनेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, ये ओपन सर्किट में होगा इसका मतलब। तब शुरू में क्या होगा, जोकी वायर पे जब तक टच नहीं करोगे तो ये गैल्वेनोमीटर ओपन सर्किट में होगा, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, इसका सुई नहीं हिलेगी, क्योंकि ये तो ओपन सर्किट में शुरू में। तो हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, यहां से एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर लिया, फिर वर्किंग कैसे करेंगे, जोकी उठाई, एक बार एंड ए पे टच कर लो जोकी को, ए एंड पे टच कर लो, फिर एंड बी पे टच कर लो। आपको कल मैंने बताया था गैल्वेनोमीटर में ना बीच में जीरो होता है, ये लेफ्ट साइड ये राइट साइड, यो इसके अंदर एक सुई लगी होती है। तो जब मैं जोकी को उठा के ए एंड पर और बी एंड पर रखूंगा ना, वायर के दोनों अपोजिट एंड्स पर रखूंगा, तो जोकी की सॉरी गैल्वेनोमीटर की जो ये सुई है, एक बार इधर ही लेगी, एक बार इधर ही लेगी, एक बार तो सुई यूं जाओगी, एक बार सुई यूं जाओगी। अब लेफ्ट में या राइट में किसी भी तरफ जाओ, बस नहीं होना चाहिए, अपोजिट आनी चाहिए। मान लो ए पर टच करा, सुई लेफ्ट में चली गई, तो बी पर टच करने के बाद राइट में जानी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि ए पर टच करेंगे लेफ्ट में ही जाएगी, ए पर अगर राइट में गई है तो बी पर राइट में, अगर ए पर रखने से राइट में आई है तो बी पर रखने के बाद लेफ्ट में आनी चाहिए। मतलब ए पर टच करने से जिस तरफ डिफ्लेक्शन आया है, गैल्वेनोमीटर की सुई जिस तरफ हिली है, बी पर टच करने से उल्टी, उसे उल्टी हिलनी चाहिए, वो लेफ्ट या राइट कोई भी हो चाहे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड करेगा आपका। तो चलो आपने चेक करना, ये तरीका है कनेक्शन को चेक करने का। जब आप जोकी को एक बार वायर के एक सिरे पर रखते हो, फिर दूसरे सिरे पर रखते हो, अगर गैल्वेनोमीटर की सुई अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ए और बी पर रखने से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, ए पर अगर लेफ्ट में है तो बी पर रखने से अगर राइट में जा रही है, तो इसका मतलब आपका इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल ठीक है, आपने कनेक्शन वगैरह बिल्कुल ठीक कर रखे हैं, इससे वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर ऐसा ना हो ना, ए और बी पर जैसे वायर के दो सिरे हैं ए और बी, उन पर टच करने से डिफ्लेक्शन उल्टा ना हो, इसका मतलब गड़बड़ है कोई, या तो आपका कनेक्शन गलत हो रहे हैं या फिर आपका इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ है। तो उसको चेक करने का तरीका है कि ए और बी पे वायर के जोकी को टच करो, डिफ्लेक्शन देखो रिवर्स होता है या नहीं होता है। उसके बाद आपने क्या करना है, जोकी को जैसे मान लो मैंने ए पर टच करा, लेट मैंने शुरू में जोकी को अब ए पर टच करा, चेक करने के बाद अब ए पर टच करा, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा या लेफ्ट में या राइट में। मैं लेफ्ट में मान लेता हूं कि ए पर मैंने जोकी को टच करा, एक पर मैंने मान लीजिए जोकी को टच करा और डिफ्लेक्शन यूं आ गया, सुई यूं हिल रही है मान लो ए पर टच करने के बाद, तो मैं क्या करूंगा, जोकी को यहां टच कर रहा था, फिर मैं स्लाइड करता हुआ इसको बी की तरफ से लेके जाऊंगा, दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, यूं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा। जब मैं जोकी को वायर पर स्लाइड करता हुआ दूसरी तरफ जाऊंगा ना, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है, गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो की तरफ आएगी, जीरो की तरफ डिस्प्लेस होगी, कभी जैसे यूं आ जाएगी, थोड़ी देर के बाद यूं आ जाएगी, अल्टीमेटली यूं हो जाएगी सुई गैल्वेनोमीटर की। जैसे जैसे आप जोकी को वायर पर स्लाइड करते हुए दूर जाओगे, ए से दूर जाओगे, तो गैल्वेनोमीटर की सुई लेफ्ट साइड से जीरो की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जोकी टच करते ही, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जोकी टच करते ही गैल्वेनोमीटर की सुई घूम कर जीरो पर आ जाएगी। अगर गैल्वेनोमीटर की सुई जीरो पर आ गई, आपने यही चेक करना होता है कि कहां मैं जोकी को टच करवाऊं वायर के ऊपर,
ताकि गैलोमीटर की सुई 0 पर आ जाए, वही पॉइंट देखना होता है। तो मान लो ये पॉइंट है जे, या सी पॉइंट बोल देता हूं, जे जगह चक्कर छोड़ो। मान लो सी पॉइंट पर मैंने जॉकी को टच करवाया और गैलोमीटर की सुई 0 पर आ गई, तो बेटा ये जो सी पॉइंट है इसको हम कहेंगे नल पॉइंट। क्या बोलेंगे इसे हमें? नल पॉइंट बोलेंगे। नल पॉइंट वायर के ऊपर वो पॉइंट होता है, नल पॉइंट वायर के ऊपर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जॉकी टच करने से गैलोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। वायर का ऊपर वो पॉइंट जहां जॉकी टच करने से गैलोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करे, उसकी सुई 0 पर आ जाए, उस पॉइंट को कहते हैं नल पॉइंट। आपने उस नल पॉइंट को लोकेट करना है, बस आपका काम में ही हो एक्सपेरिमेंट में। मान लो नल पॉइंट नोट कर लिया, तो भाई लेट एसी की लंबाई एल सेंटीमीटर है। अब ये एसी का डिस्टेंस मेजर करना आपने, ये स्केल इसीलिए लगाई थी, ये जो स्केल है इससे हम इसकी लंबाई मेजर कर लेंगे। तो ये एसी की लंबाई स्केल से मेजर कर ली, इस नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पर आया। ये अगर एल है तो ये वाला डिस्टेंस 100 माइनस एल हो जाएगा, 100 माइनस एल, क्योंकि मैंने वायर को 1 मीटर की मानना है भाई। आम रूटीन में वायर 1 मीटर की ही माननी होती है अगर ना दे रखी हो तो ये एल सेंटीमीटर हो गया, ये एल माइनस 100 माइनस एल हो गया, तो एसी तो हो गया एल और सी भी हो गया 100 माइनस एल सेंटीमीटर। अब नल पॉइंट नोट कर लिया, अब हमारा काम है एस निकालना। तो एस तो आ गया, एस कैसे आ गया? देखो बेटा, गैलोमीटर अगर नल पॉइंट शो कर रहा है ना, मतलब गैलोमीटर वाली वायर में करंट नहीं आ रहा। नल पॉइंट का मतलब क्या है कि इसका डिफ्लेक्शन 0 हो जाना, और इसका डिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब क्या है कि इस वायर में करंट नहीं आ रहा। तो ये सिचुएशन यूं बन गई, देखो इधर, ये इसको आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से कंपेयर करो, इसको यूं कंपेयर करो आप, ये एस, ये आर, ये गैलोमीटर, और यहां जो की टच करवाई सी, ए और बी। तो नल पॉइंट आना मतलब इस वायर में करंट नहीं आ रहा। इस वायर में करंट नहीं आने का मतलब हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है, हमारा ब्रिज बैलेंस्ड है। ब्रिज कौन से कौन बना रहा है? एक आर, एक एस। ये वायर का पोर्शन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वायर का ये वाला पोर्शन एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, वायर का ये पोर्शन दूसरे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इस रेजिस्टेंस का नाम मान लीजिए पी रख दिया जाए, इस रेजिस्टेंस का नाम मान लीजिए क्यू रख दिया जाए, तो आर बाई एस और पी बाई क्यू की रेशो बराबर होगी। नल पॉइंट का मतलब था वो वायर पर वो पॉइंट, नल पॉइंट का मतलब था वायर पर वो पॉइंट जहां जॉकी टच करने से गैलोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। नल पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं बेटे जिस पॉइंट पर आपने जॉकी टच करवाई और वहां जॉकी टच करने से डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, दैट इज नल पॉइंट। ठीक, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था भाई। तो अब ये आर और एस, इस पोर्शन को एक रेजिस्टेंस का नाम दे दो, इस पोर्शन को दूसरे रेजिस्टेंस का नाम दे दो, और ये आपका ब्रिज बन गया पी क्यू आर एस, और बीच में गैलोमीटर है। इस वायर में करंट नहीं आ रहा, इसका मतलब हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है। तो मैं लिख सकता हूं कि ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है, तो पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। एक आर था, एक एस था, ये एलओए की वायर है तो इस पोर्शन का भी रेजिस्टेंस होगा, इसका भी अपना रेजिस्टेंस, इसका नाम पी, इसका नाम क्यू। इसकी लंबाई कितनी थी? एल। इसकी लंबाई कितनी थी? 100 माइनस एल। तो पी प्रोपोर्शनल टू एल होगा, क्यू प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल होगा। ये तो सबको पता होगा कि रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान रखना ये पी एक रेजिस्टेंस है, तो ये वायर के रेजिस्टेंस का काम कर रही है। मैं रेजिस्टेंस बना देता हूं, कुछ बच्चों को लगे किसको लिख रहा हूं मैं, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो P एक रेजिस्टेंस है जो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल है, Q एक रेजिस्टेंस जो इस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो यहां से P बाय Q की रेशो आ जाएगी अपने पास L ओवर 100 माइनस L, ये P बाय Q की रेशो आ गई। मुझे निकालना है S, मुझे क्या निकालना है? S। तो मैं लिख सकता था L ओवर 100 माइनस L इज इक्वल टू R बाई S, और S इज इक्वल टू S क्या बना बेटे? R इंटू 100 माइनस L ओवर L। तो ये अननोन रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया। दिस इज द फार्मूला फॉर अननोन रेजिस्टेंस। तो इस तरीके से ये एस की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। ये था भाई हाउ टू कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग, या हाउ टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस बाय यूजिंग मीटर ब्रिज। मेरे ख्याल से तो क्लियर होना चाहिए, कोई आसान सा था। मैं जैसे एग्जांपल ले लूं, मान लीजिए आर की वैल्यू 5 ओम है,
नल पॉइंट मान लीजिए 60 सेंटीमीटर पर आया, नल पॉइंट 60 सेंटीमीटर पर आया, आर की वैल्यू 5 है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस? 5 इंटू 100 माइनस 60 ओवर 60, तो एस इज इक्वल टू 5 इंटू 4/6 और 2/3, तो 5 इंटू 2/3 मतलब 10/3 ओम। ये रेजिस्टेंस आपका अननोन आ गया। कहा था कि भाई हमारे पास मीटर ब्रिज इस तरह का होता कुछ, ये एक लकड़ी का ब्लॉक था, लकड़ी का फट्टा लगा लो भाई, इस पर ये कॉपर की स्ट्रिप्स थी, कॉपर एक गुड कंडक्टर है तो उसकी स्ट्रिप लगा रखी है हमने, कॉपर की स्ट्रिप्स हैं ये, बीच में दोनों साइड गैप था, यहां एक एलओए की वायर थी, यो एलओए की 1 मीटर की वायर है यो, जहां जहां मैं डॉट लगा रहा हूं यहां कनेक्शन किए जा सकते हैं। यहां मैंने एक स्केल बनाई थी, ये मीटर स्केल थी, इससे हमें जो नल पॉइंट का डिस्टेंस वगैरह वो मेजर करना है, ये स्केल थी। मैंने कहा था भी जो अननोन रेजिस्टेंस है वो यहां कनेक्ट कर लो आप, चाहे राइट में कनेक्ट कर दो, चाहे लेफ्ट में, चाहे इसमें कनेक्ट कर दो, चाहे इसमें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था मैंने, जिससे हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर सकते थे। यहां गैल्वेनोमीटर था जिसके साथ जॉकी कनेक्टेड थी, यहां एक बैटरी लगाई थी जो करंट मेंटेन करेगी की के साथ ऑन ऑफ करने के लिए। ये था सर्किट अपना, ठीक बेटा। अब इसकी वर्किंग तो दोबारा बता देता हूं। मैंने ये कहा था भाई ये जो एस रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, इस एस की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने जैसे बैटरी को ऑन कर लिया, उसके बाद जॉकी को एंड ए और बी पर टच करके कनेक्शन चेक कर लिए। ए और बी पे टच करने के बाद गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन एक बार लेफ्ट में तो एक बार राइट में आना चाहिए, उससे ये पता चल जाएगा कि आपके कनेक्शन ठीक है। फिर आपने जॉकी को वायर पर स्लाइड करते हुए जाना है, वायर पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जॉकी टच करने से, वायर पर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां जॉकी टच करने से गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा, उस पॉइंट को नल पॉइंट बोलेंगे, उसका डिस्टेंस स्केल की हेल्प से हम मेजर कर लेंगे। तो ये मान लो L सेंटीमीटर पर नल पॉइंट आया था और ये होगा 100 माइनस L। फिर तो ये नल पॉइंट ही नोट करना मेन काम अपना है। उसके बाद हमने कहा भी नल पॉइंट आना ये शो करता है कि ये जो ब्रिज बना हुआ है ये बैलेंस्ड है, ये ब्रिज हमारा बैलेंस्ड है। ब्रिज समझाने के लिए मैंने बताया कि एक रेजिस्टेंस R है, एक Q है, A से C तक का रेजिस्टेंस मैं P बोल देता हूं, C से B तक का मैं Q बोल देता हूं। P L के प्रोपोर्शनल, Q 100 माइनस L के प्रोपोर्शनल। तो यहां से मेरे पास व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग वाली कंडीशन लगा दी, आर का एक फार्मूला बन गया, ठीक। तो ये अननोन रेजिस्टेंस निकालने का एक फार्मूला अपने पास आ गया। अब मैंने एग्जांपल दिया था कि भाई आर अगर मैं 5 ओम ले लूं, एल 100 सेंटीमीटर हो तो एस की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब ये तो बात हुई सिंपल इसकी। अब मैं इस पर एक छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं, बताता हूं बेटा। पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि भाई ये जो आपने कॉपर की स्ट्रिप लगा रखी है, ये कॉपर की स्ट्रिप लगा रखी है, ये जैसे कॉपर स्ट्रिप्स हैं, ये कॉपर स्ट्रिप की बजाय हम क्या कॉपर की वायर लगा सकते थे यहां? ये जो कॉपर की स्ट्रिप्स है ना, ये कॉपर स्ट्रिप्स की बजाय कॉपर की वायर क्या हम लगा सकते थे यहां? तो आपका जवाब होगा कि लगा तो सकते हैं कॉपर की स्ट्रिप, लेकिन लगाते नहीं। कारण उसके पीछे ये है कि अगर मैं कॉपर की स्ट्रिप्स की बजाय यहां कॉपर की वायर लगा दूं ना, तो हमारे जो रिजल्ट आया है उसमें एरर इंक्रीज हो जाएगी, उसमें एरर इंक्रीज हो जाएगी। तो एरर इंक्रीज हो जाएगी अगर मैं कॉपर की स्ट्रिप की बजाय कॉपर की वायर लगा दूंगा। तो जो आपने ये आंसर निकाला ना, ये बिल्कुल एक्यूरेट तो कोई होता ही नहीं, आपको पता है सर, 11th में पढ़ रखा है, एरर होती है हमेशा रिजल्ट्स में। लेकिन अगर मैं कॉपर की स्ट्रिप की बजाय कॉपर की वायर लगा दूंगा तो हमारे रिजल्ट में एरर बढ़ जाएगी। कारण क्या है? एरर क्यों बढ़ जाएगी? एरर तो है, आपको पहले बताना चाहिए एरर क्यों है, कहां से आई एरर, फिर वो बढ़ेगी क्यों। बेटा एरर इसीलिए आई, देखो आपने जो कैलकुलेशन की ना, आपने कैलकुलेशन में क्या किया, इसकी लंबाई ली, इसकी लंबाई ली, ये वाली लंबाई कंसीडर की, ये वाली ले ली। लेकिन ये जो स्ट्रिप्स है ना, रेजिस्टेंस तो इनका भी है ना, ये जो स्ट्रिप्स हैं क्या आपने इनका रेजिस्टेंस लिया? मेरे ख्याल से तो कहीं भी हमने सोचा ही नहीं, इनके बारे में तो बात ही नहीं करी। तो जो आप रिजल्ट निकालते हो ना, ये जो एस का फार्मूला बनेगा, तो यहां से जो एस आएगा ना, इसमें हमेशा एरर होगी, इस एस में हमेशा एरर होगी। उस एरर को बोलते हैं
एंड एरर, क्या बोलते हैं उसे? एंड एरर, एंड एरर बोलते हैं। और हमारे रिजल्ट में हमेशा एंड एरर आएगी आएगी, क्योंकि हम हमारी कैलकुलेशन में इनके रेजिस्टेंस लेने का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। हम तो इस वायर का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, बस इस वायर का रेजिस्टेंस ले लेते हैं, इस वायर की लंबाई ले लेते हैं। एंड्स का रेजिस्टेंस हमने सोचा ही नहीं, ना हमारे फार्मूले में कहीं इंक्लूड हो रहा। तो इसलिए इन एंड्स पर जो स्ट्रिप लगी है ना, इनके कारण एरर जरूर आती है। लेकिन स्ट्रिप्स हैं तो एरिया ज्यादा है, एरिया ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम है, हमने नेग्लेक्ट कर दिया तो हमारे आंसर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एरर पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, एरर कम रही। लेकिन अगर मैं स्ट्रिप्स की बजाय वायर लगा दूंगा, वायर लगा दूंगा तो उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो मुझे तो वो नेग्लेक्ट करना ही है, मुझे तो इनका रेजिस्टेंस लेना, इसका तो लेना ही नहीं। लेकिन अगर इनका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और फिर मैं उसको नेग्लेक्ट करूंगा, फिर मैं उसको नेग्लेक्ट करूंगा तो एरर ज्यादा आएगी। क्या बोल गया मैं, समझे? मैं ये कह गया वायर का एरिया कम होगा, इसलिए उनका इसकी जगह मैं वायर लगा दूंगा तो एरिया कम होने से रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, और फिर मैं उसको रेजिस्टेंस को अगर नेग्लेक्ट करता हूं तो मेरे रिजल्ट में एरर ज्यादा आएगी। स्ट्रिप्स का एरिया कम है, एरिया ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है, नेग्लेक्ट कर भी दिया तो एरर बहुत कम रही है। तो इसलिए हम ये वायर यूज नहीं करते, स्ट्रिप यूज करते हैं, ताकि ये एंड एरर कम रहे। एंड एरर को कम रखने के लिए ऐसा करते हैं भाई, समझ गए? ओके, और बताता हूं फिर एक बात और बताता हूं बेटा। ये जो एंड एरर है ना, इसका कुछ, इसको मिनिमाइज कैसे करें भाई, कम कैसे करा? एंड एरर को मिनिमाइज करने का तरीका बताओ जी। एक तो ये स्ट्रिप लगा रखी है, ये तो एक लगाए रखी है, स्ट्रिप होते हुए भी एंड एरर आती है। देखो स्ट्रिप होते हुए भी एंड एरर आएगी, चाहे कम आए। लेकिन आपसे पूछते कम, अगर मान लो हम एंड एरर आ रही है, पक्का आ रही है, उसको ऑलमोस्ट खत्म करने का तरीका क्या है? ऑलमोस्ट खत्म करने का तरीका क्या है, यूं पूछ लेगा। तो बेटा एंड एरर को बहुत ही कम करने का, ऑलमोस्ट जीरो करने का तरीका, ऑलमोस्ट जीरो, बिल्कुल जीरो तो मैं कह दूंगा तो टेक्निकल गलत हो जाएगी बात। तो वो ये तरीका है कि आप ये जो आर और एस है ना, इनको इंटरचेंज करके बार बार रीडिंग लो। आर और एस को इंटरचेंज करके अगर रीडिंग ले जाएं और फिर उससे मीन वैल्यू निकाली जाए एस की, एक बार एस लेफ्ट साइड में लगा दिया, एक बार राइट साइड में लगा दिया, और 2-3 रीडिंग इस तरीके से ले लो। मतलब चाहे तो 2 बार करो ऐसा, चाहे 4 बार करो, चाहे 6 बार करो, इस तरह करना है आपने। अगर एक बार लेफ्ट फिर राइट, फिर लेफ्ट फिर राइट, या तो 4 बार रिपीट करो, या 2 बार रिपीट करो, या 6 बार रिपीट करो। जब आप इसको आर और एस को इंटरचेंज कर देंगे लेफ्ट और राइट में, और फिर उससे मीन वैल्यू निकाल लेंगे, उससे जो मीन वैल्यू निकालेंगे उसमें एंड एरर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी। एंड एरर को मिनिमाइज करने का ये तरीका है, लिख लो बात ये। तो भाई देखो, मैंने कहा आर और एस को इंटरचेंज करके फिर उसकी मीन वैल्यू निकालो। एस की जो दो, जैसे माना एक बार एस लेफ्ट में ना, फिर राइट में लगा, फिर मीन वैल्यू निकाल लो, वहां से वैल्यू ऑलमोस्ट एक्यूरेट आ जाएगी। ये कहा है मैंने। एक और तरीका है, एंड एरर कम तब भी रहती है अगर आर और एस ऑलमोस्ट इक्वल हो ना। अगर आर और एस ऑलमोस्ट इक्वल हो तो नल पॉइंट आएगा सेंटर में। नल पॉइंट कहां आएगा? सेंटर में। आर और एस की वैल्यू नियरली सेम हो, बिल्कुल सेम हो तो अच्छी बात है, तो नल पॉइंट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। नल पॉइंट सेंटर में आ गया तो भी एंड एरर मिनिमाइज हो जाएगी। ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। एंड एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमें आर जो लगाना होता है वो ऐसा चूज करो, आर ऐसा चूज करो कि नल पॉइंट सेंटर के आसपास आए। अगर बिल्कुल सेंटर पर आ जाए तो और अच्छी बात है, तो उससे भी एंड एरर मिनिमाइज होती है, उससे भी एंड एरर मिनिमाइज होती है। नल पॉइंट जितना ए के नजदीक आएगा या नल पॉइंट जितना बी के नजदीक आएगा, एंड एरर उतनी ज्यादा आएगी। लिख ले बातें, ये सारी लिखनी है बातें, ये बहुत काम की बातें बताने लग रहा हूं। नल पॉइंट जितना ए के नजदीक आएगा या नल पॉइंट जितना बी के नजदीक आएगा, एंड एरर उतनी ज्यादा आएगी। अगर नल पॉइंट सेंटर के आसपास आता है तो एंड एरर मिनिमाइज हो जाती है, बहुत ही कम आती है। मैक्सिमम सेंसिटिव रीडिंग होगी, मैक्सिमम एक्यूरेट रीडिंग होगी अगर नल पॉइंट सेंटर के आसपास आता है। और वो लेने के लिए आर और एस की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। बिल्कुल इक्वल तो हो नहीं सकती क्योंकि एस अननोन है, तो अंदाजे से हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि आर और एस की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल हो। जैसे मैंने कहा मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के काम आता है। क्लियर है? मीटर ब्रिज अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने का काम आता है। लेकिन एक बात और याद रखनी है, काम की बात है ये भी, मीटर ब्रिज से आमतौर पर आपसे पूछा था किस तरह के रेजिस्टेंस आप डिटरमाइन करते हो,
तो आपको ये बताना है कि मीटर ब्रिज से हम ना तो बहुत छोटे रेजिस्टेंस डिटरमाइन करते, ना बहुत बड़े रेजिस्टेंस करते। मीटर ब्रिज से जो मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज है ना, मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज वही कैलकुलेट की जाती है, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े। लिख लेना ये बातें, मतलब काम की बात है कि भाई किस तरह के रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। हर चीज अरे काम नहीं कर सकती ना, तो इसके अंदर भी जो रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस हम इससे मेजर करते हैं, ना ही बहुत छोटे रेजिस्टेंस मेजर करते, ना बहुत बड़े रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। तो मीटर ब्रिज से मॉडरेट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंसेज कैलकुलेट की जाती हैं। अच्छा एक बात और, एक और पॉइंट नोट कर लो भाई, एक पॉइंट और नोट कर लो। वो ये है, जैसे मैंने ना कहा, मैंने ये कहा कि भाई जो वायर है, मैंने जोकी उस वायर पर ये कहा भी जोकी को मैं वायर पर स्लाइड करवाऊंगा। मैंने कहा ए से मैं बी की तरफ गया, पहली बात तो कोई ए से बी जाना जरूरी नहीं, बी से ए भी आस को, तो रट्टा नहीं मारना कि ए से बी जाना है, बी से ए भी आस को, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रैक्टिकली जब इससे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना लैब के अंदर, तो भाई जोकी को वायर पर ना लगातार स्लाइड नहीं, जैसे जोकी है इसको लगातार स्लाइड नहीं करवाया जाता, जोकी को वायर पर लगातार स्लाइड नहीं करवाया जाता। ये नोट करना है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये। जोकी को ना जैसे ए पॉइंट पर टच करा, डिफ्लेक्शन आया बिल्कुल लास्ट में, जीरो, मतलब बहुत दूर सुई मान लो जीरो होता है, तो फिर हम क्या करें, जोकी को ना थोड़ा उठा के फिर आगे रखेंगे, बिल्कुल स्लाइड करते हुए नहीं आते हम प्रैक्टिकली। जोकी को रखा, फिर थोड़े गैप पर रखा, फिर और गैप पर रखा, जब सुई जीरो के आसपास हो ना तभी स्लाइड करते हैं, जब सुई जीरो के आसपास हो तभी जोकी को स्लाइड करना होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जोकी को वायर पर ज्यादा स्लाइड क्यों नहीं करना चाहिए। जोकी को वायर पर ज्यादा स्लाइड इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर जोकी को बार बार हम स्लाइड करांगे ना, तो बेटा वायर की थिनिंग हो जाएगी, वायर घिस जाएगी, और वायर घिस गई तो कहीं से वायर का एरिया कम हो गया, कहीं से वायर का एरिया ज्यादा हो गया, तो वायर में नेक एंड वेस्ट बन जाएंगी, तो नेक एंड वेस्ट बनेगी तो हमारे रिजल्ट में और एरर बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो अभी तो मैंने एक बार सोचो, मैंने इस पॉइंट को ए बोला था, इसको सी बोला था, इसको बी बोला था, इसकी लंबाई एल थी, इसकी लंबाई 100 माइनस एल थी, तो ये पी रेजिस्टेंस, ये क्यू, मैंने पी प्रोपोर्शनल टू एल बोल दिया, क्यू प्रोपोर्शनल टू 100 माइनस एल बोल दिया। ये तो इसलिए बोल दिया मैंने क्योंकि मैंने ये माना ये मैं बात तब कह सकता हूं ना जब इसका एरिया इस पोर्शन का एरिया और इसका एरिया इक्वल हो। अगर पूरी वायर का एरिया यूनिफॉर्म है तो ये कह सकता हूं मैं। अगर यहां का एरिया कम हो गया, मान लो घिसाने से, चौकी घिसाने से एरिया कम हो गया, यहां एरिया अलग हो गया, यहां एरिया अलग रह गया, तो फिर मैं रेजिस्टेंस जो पी रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू एल थोड़ा नहीं बोलूंगा, फिर तो मुझे एरिया भी लेना पड़ेगा, फिर मुझे एरिया का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं एरिया का ध्यान नहीं रखूंगा तो मेरा आंसर गलत आएगा। क्या क्या गया मैं, समझे? मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वायर के ऊपर जोकी को ज्यादा स्लाइड नहीं करना चाहिए, उससे वायर का एरिया कहीं कम हो जाता है, कहीं ज्यादा हो जाता है। फिर ये पी और क्यू जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ नहीं कह सकते फिर आप, क्योंकि एरिया अलग अलग हो जाएगा, तो एरिया का भी फैक्टर में लेके चलना पड़ेगा, वो हमें कैलकुलेट कैसे करेंगे एरिया। इसीलिए वायर के ऊपर जोकी को उठा उठा के रखना होता है, जब नल पॉइंट आने वाला हो तो ही जोकी को स्लाइड करना होता है, ताकि वायर घिस ना जावे। एक आधा तो इतना जगह खींच के कर देगा कि वायर टूटे जाएगी, जो कि वो कॉपर की है ना, कॉपर की प्लेट है, उसमें तो अंदर क्या है, ऊपर तो प्लास्टिक और अंदर तो कॉपर है, कॉपर घिसाओगे बार बार मेटल को तो नीचे वाली मेटल को घिसा देगा, वो पता नहीं कर देगा, टूट जाएगी वायर। तो इसलिए ध्यान रखना होता है। मैं सीधा बनाऊंगा भाई, अब की बार यूं बार बार पूरा इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाऊंगा बेटा। ये जैसे मान लो मीटर ब्रिज है, ये सेल वेल है भाई, कनेक्ट कर रखी है इसके साथ। यहां मान लीजिए एक आर रेजिस्टेंस है, यहां मान लीजिए कि 10 ओम का रेजिस्टेंस है। क्लियर? ठीक है, मैं अब न्यूमेरिकल करवाता हूं, इसके क्वेश्चंस लेते हैं अब हम इसके। बेटा ये आर रेजिस्टेंस है, ये 10 ओम है, और यहां मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर, यहां मैंने लगा दिया गैल्वेनोमीटर। ये कहता भाई नल पॉइंट मान लो 40 सेंटीमीटर पर आया, लेट नल पॉइंट इज एट 40 सेंटीमीटर, मीटर ब्रिज है तो इसका टोटल लंबाई 100 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन ये है कि भाई मैंने ये कनेक्शन करे, नल पॉइंट नोट करा 40 पर आया, फिर ये कहता है कि भाई हमने जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है ना, जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है
उसकी संटिंग कर दी, 10 ओम के रेजिस्टेंस की संटिंग कर दी बाय 5 ओम। 5 ओम का रेजिस्टेंस 10 ओम के साथ पैरेलल में लगा दिया। संटिंग करने का मतलब पैरेलल में कनेक्शन करना। संट रेजिस्टेंस पैरेलल रेजिस्टेंस के लिए वर्ड यूज होता है, स्मॉल रेजिस्टेंस पैरेलल में। तो संटिंग कर दी। तो मैंने ये कहा कि पहले नल पॉइंट 40 पर आया था, फिर मैंने 5 ओम के रेजिस्टेंस के साथ 10 ओम की संटिंग कर दी। तो ये कहता है नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। तो ये कहता है अगर हमने नल पॉइंट, इसने बोला 5 ओम के साथ संटिंग करी तो नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर संट हो गया, सॉरी शिफ्ट हो गया। तो मैंने तो आंसर ही दे दिया, मैंने तो आंसर ही दे दिया भाई। ओहो हो, मैंने तो आंसर ही दे दिया। क्वेश्चन में आंसर ही आ गया, इसमें कुछ नहीं। इसको भाई अननोन बना दो, इसको एस बना दो, 10 ना बोलो, एस बोल दो एक बार, एस बोल दो। मैंने तो आंसर ही दे दिया, गल्ले गल्ले। क्वेश्चन का उसमें कुछ पूछने का रहा है नहीं। क्वेश्चन को इसको 10 की बजाय ना एस लिख लो, एस लिख लो, एस लिख लो, 10 की जगह एस लिख लो। ये आर था, ये एस था, नल पॉइंट 40 पर आया, फिर मैंने एस के साथ 5 ओम का रेजिस्टेंस संटिंग कर दी उसकी, नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस? ये कहता है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस। आर और एस की वैल्यू बताओ, आर और एस की वैल्यू बताओ, आर और एस की वैल्यू बताओ। तो आर और एस की वैल्यू मुझे बतानी है। तो मुझे करना क्या है, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जैसे ये रेजिस्टेंस जब नहीं लग रहा था तब क्या था, जैसे ये रेजिस्टेंस नहीं लग रहा था तब की सिचुएशन लो, पहले वाली, एक तो इनिशियल सिचुएशन, एक फाइनल। तो जब ये नहीं लग रहा था आर और एस, अरे एस 10 नहीं है, एस को एस मानो, एस को एस मानो, एस इज नॉट 10, एस को एस मानो, एस निकाल लूंगा मैं, हमें नहीं पता एस कितना है। तो पहले आप संटिंग से पहले देखो, तो संटिंग से पहले आर बाई एस इज इक्वल टू 40 बाई 60, आर बाई एस इज इक्वल टू 40 बाई 60, ये 60 हो जाएगा, आर बाई एस 40 बाई 60। तो आर बाई एस 2/3, एक इक्वेशन तो ये बन गई, एक इक्वेशन बन गई है। फिर इसने कहा भी इसके साथ 5 ओम के साथ संटिंग कर दी, 5 ओम का संटिंग में लगा दिया, नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। पहला तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन यही आता है कि इसकी जब संटिंग करी, एस के साथ 5 ओम का लगाया, एस के साथ 5 ओम का लगाया, तो ये बताओ नल पॉइंट अगर 20 सेंटीमीटर सरक्या तो 20 सेंटीमीटर इधर सरक्या या 20 सेंटीमीटर उधर सरक्या? पहले तो ये रहेगा ना, मैंने तो ये नहीं कहा कि इधर सरक्या, मैंने कहा भी 5 ओम के साथ संटिंग करी, नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। तो आप मुझे ये बताओ 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होगा या 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होगा? कोई बच्चा बता सकता है? 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होगा या 20 सेंटीमीटर इधर शिफ्ट होगा? कोई बच्चा बता सकता है क्या? मैंने आपको कहा कि जब ये लगाया तो ये नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर सरक गया, तो मैंने डायरेक्शन नहीं बताई कि टुवर्ड्स ए गया या टुवर्ड्स बी गया। आप मुझे बता सकते हो क्या कि नल पॉइंट 20 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा तो टुवर्ड्स बी जाएगा या टुवर्ड्स ए जाएगा, टुवर्ड्स बी शिफ्ट होगा या टुवर्ड्स ए शिफ्ट होगा? ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स बी शिफ्ट होगा। नल पॉइंट यहां की बजाय यहां आएगा, नल पॉइंट यहां शिफ्ट होगा, इधर इधर शिफ्ट होगा। क्यों? क्यों? कारण ये है, देखो सुनो एक बार, इधर सुनो, इधर ध्यान देना, इधर क्यों शिफ्ट हुआ, सुनो बेटा, इधर ध्यान देना बेटा, एक बार मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, बहुत काम की बात है, कंसेप्चुअल चीज पूछी जाती है ऐसे ही। मैं समझाता हूं, देखो आर एस ये 40 सेंटीमीटर, ये 60, देखो आर बाई एस 40/60, तो ये 40 ये 60 आने का मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है तो ये भी बड़ा होगा, ये छोटा है तो ये भी छोटा होगा। मेरी बात को समझो, ये बड़ा है तो ये पोर्शन भी बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है तो ये पोर्शन भी छोटा होना चाहिए। जब आपने इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस लगा दिया, अगर इसके साथ पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस लगा दूं मैं, इसके साथ कोई भी पैरेलल में लगा दूं, तो ये नेट रेजिस्टेंस कम हो गया, ये नेट रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, तो ये पोर्शन कम होना चाहिए। जब ये आर और एस थे तो ये 40 था, ये 60 था, तो ये बड़ा होगा तो ये पोर्शन बड़ा था, ये छोटा था तो ये पोर्शन छोटा होगा। ऐसे होता है, ये रेशो बराबर रखने के लिए, रेशो बराबर रखने के लिए। जब मैं इसके साथ पैरेलल में लगाऊंगा, जब मैं इसके साथ पैरेलल में लगाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस छोटा होगा, ये रेजिस्टेंस छोटा होगा तो ये पोर्शन छोटा होना चाहिए, इधर वाला पोर्शन छोटा होना चाहिए, तो नल पॉइंट इधर शिफ्ट होना चाहिए, नल पॉइंट इधर शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि पैरेलल में ये रेजिस्टेंस घटा दिया तो इधर वाला पोर्शन भी छोटा हो जाना चाहिए आपका। ये जो दो रेजिस्टेंस होते हैं ना, इनमें से
जो रेजिस्टेंस बड़ा होगा ना उसी की तरफ वाला पोर्शन बड़ा होगा, ताकि रेशियो बराबर आए। पी बाई क्यू आर बाई एस के बराबर करनी है अपन रेशियो। तो जब अपनी संटिंग करी तो ये रेजिस्टेंस घट गया, तो नल पॉइंट इधर शिफ्ट होना चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस घटा तो इसका इस साइड इसकी तरफ वाला पोर्शन भी छोटा हो जाए। हाँ मुनीष का भी यही आंसर था। तो जैसे अब सेकंड केस क्या हुआ, पहले तो ये केस बना, अब सेकंड केस क्या बना भाई, सेकंड इक्वेशन क्या बनी, सेकंड इक्वेशन बनी आर ओवर आरपी, आर ओवर आरपी इज इक्वल टू 60/40, आर ओवर आरपी इज इक्वल टू 60/40। पहले नल पॉइंट 40 पे था, अब नल पॉइंट 60 पर हो जाएगा भाई। 20 सेंटीमीटर और जोड़ दो, 20 सेंटीमीटर और जोड़ दो, तो नल पॉइंट कितना हो गया 60 पर। तो पहले 40/60 था, अब 60/40 हो जाएगा। अरे बोलो बेटा, तो एक इक्वेशन ही होगी आर बाय आरपी इज इक्वल टू 3/2। आरपी किसको बोला मैंने, इन दोनों के इसके इक्वलेंट को आरपी बोला मैंने, 5 इंटू एस ओवर 5 प्लस एस, इसको मैंने आरपी बोला, ध्यान रखना इनके इक्वलेंट को। तो ये दो इक्वेशंस हैं, अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं या आरपी की वैल्यू भर दूं, तो आरपी की वैल्यू भरकर डिवाइड कर दूंगा, आरपी की वैल्यू भरकर फिर डिवाइड कर दूंगा। तो आरपी की वैल्यू क्या बनी, 5 इंटू एस ओवर 5 प्लस एस इज 3/2। तो एक इक्वेशन तो ये बन गई अपनी, और एक इक्वेशन ये बन गई, इनको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके एस सेंटीमीटर निकाल लो, तो इसमें से आर और एस निकाल सकते हो आप। दो इक्वेशन है, दोनों को सोल्व करके मुझे आर और एस की वैल्यू तुम बताओ, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो आर और एस की वैल्यू। लाके बच्चे अलग अलग आंसर देने। अब ये देखो और क्वेश्चन करते हैं बेटा, इनको इसको सुनो। बेटा ये कहता है ये रेजिस्टेंस है 10 ओम का, ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, नल पॉइंट आया 52 सेंटीमीटर पर। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, नल पॉइंट 52 सेंटीमीटर पर आया, सेल वेल तो होगी भाई, तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है कि भाई अगर मान लो, ध्यान से सुनना, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अलग पॉइंट बड़ा नहीं है, लेकिन बुक में नहीं मिलेगा, बस इतना जरूर है, बुक में तो नहीं मिलेगा जो मैं बताऊंगा, इस टाइप के क्वेश्चन बुक में देते नहीं। इसने क्वेश्चन दिया कि भाई ये डाटा है, बट इसने एक बात और कही, इसने कहा एंड एरर लिख लो, जो वैल्यू लिख रखी इसके अलावा लिख लो, एंड एरर फॉर ए इज 1 सेंटीमीटर। मैं क्या बोल रहा हूं, एंड एरर फॉर ए इज 1 सेंटीमीटर, एंड एरर फॉर बी, एंड एरर फॉर बी इज 2 सेंटीमीटर, एंड एरर फॉर ए इज 1 सेंटीमीटर, एंड एरर फॉर बी इज 2 सेंटीमीटर। लिख लिया। अब कहता है फाइंड दी वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, फाइंड दी वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। तो अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ इफ एंड एरर फॉर ए इज 1 सेंटीमीटर एंड एरर फॉर बी इज 2 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस एस, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो अब की बार इसने क्या कहा, एंड एरर दे दी। बेटा देखो मैं इसको मान लेता हूं एल, इसको मान लेता हूं 100 माइनस एल, ठीक। तो अगर कुछ एंड एरर वगैरह की बात ना करता तो मैं लिखता, तो मैं इसका सॉल्यूशन लिखता एस बाय 10 बाई एस, 10 बाई एस इज इक्वल टू एल ओवर 100 माइनस एल। मैं यूं लिखता इसको 10 बाई एस इज इक्वल टू एल ओवर 100 माइनस एल, अगर एंड एरर वगैरह की बात ये नहीं करता तो। लेकिन इसने बोला इधर एंड एरर 1 है और इधर एंड एरर 2 है, तो ये कितना था, ये 52 था। 52 और एंड एरर 1 आने का मतलब है कि इधर वाली स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के बराबर है। एंड एरर 1 आने का मतलब है इधर वाली स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 1 सेंटीमीटर के बराबर है, और इधर एंड एरर 2 आने का मतलब है कि इधर वाली स्ट्रिप का रेजिस्टेंस 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो इसका मतलब ये होगा 10 बाई एस, ये 52 प्लस 1, 52 प्लस 1 लेनी पड़ेगी, ये 48 थी तो 48 प्लस 2 लेनी पड़ेगी। एंड एरर इधर 1 होने का मतलब यह है कि इधर जो भी वायर की लंबाई है ना उसमें 1 सेंटीमीटर और जोड़ लो,
और इधर एंड एरर 2 आने का मतलब यह है कि इधर की जो लंबाई है उसमें 2 और जोड़ लो, मतलब इधर वाली स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर के बराबर काम करेगी, ये स्ट्रिप, और ये स्ट्रिप 1 सेंटीमीटर के बराबर काम करेगी। इसका मतलब यो है। तो इधर वाली इफेक्टिव लेंथ होगी 52 जमा में 1, इधर वाली इफेक्टिव लेंथ होगी 48 जमा में 2, और वहां से आपका एस आएगा। अब एस निकलेगा। तो कहीं एक आधा क्वेश्चन कहीं अच्छी जगह मिल सकता है, इस तरह का दे दिया जाए, तो एस होगा भाई 500 बटे में 53, ये एस हो गया 500 बटे में 53। 500 बटे 53 ही बना होगा भाई, देख लियो। तो ये आपका अननोन रेजिस्टेंस इस तरीके से निकलेगा। किसी क्वेश्चन में एंड एरर दे रखी हो टुवर्ड्स ए और टुवर्ड्स बी, तो इसका मतलब होगा कि उधर जो स्ट्रिप्स लगी हैं उनको उस एंड एरर के बराबर काम करना है, बिहेव करेंगी, तो उस लेंथ में वो जोड़ना पड़ेगा आपने। हाँ, ये इसका आंसर बनेगा 500/53 ओम अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर? देखो बेटे, ये 1 मीटर रेंज है बेटा, यहां एक रेजिस्टेंस आर लगा है, यहां एक रेजिस्टेंस एस लगा है। ये गैलोमीटर है, मैं सेल वेल नहीं दिखा रहा भाई, सीधा बना रहा हूं, बड़ा सर्किट ना बने भाई। नल पॉइंट आया, ये कह रहा है नल पॉइंट आया जी 40 सेंटीमीटर पर। नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर आया। कंसेप्चुअल पूछ लेता हूं पहले तो। नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर आया, वायर वगैरह यूनिफॉर्म है, वायर यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन का जवाब देना भाई, जल्दी सी, बहुत जल्दी जवाब देना है। ये हमने सर्किट दिया भाई, सर्किट बना रखा था, नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पर आ गया, मीटर ब्रिज है ये। फिर कहता है कि हमने क्या करा सेकंड केस में, इस एस के साथ, इस एस के साथ मान लो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, इस एस के साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा दिया, जिसे नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। जब हमने एस के साथ 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगाया तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। पहले तो ये बताओ शिफ्टिंग ए की तरफ होगी या शिफ्टिंग बी की तरफ होगी? शिफ्टिंग ए की तरफ होगी या शिफ्टिंग बी की तरफ होगी? इसका जवाब दीजिए मुझे। शिफ्टिंग किस तरफ होगी? शिफ्टिंग टुवर्ड्स ए होगी या शिफ्टिंग टुवर्ड्स बी होगी? वेरी गुड। शिफ्टिंग टुवर्ड्स ए होगी या शिफ्टिंग टुवर्ड्स बी होगी? टुवर्ड्स ए होगी, बिल्कुल सही, टुवर्ड्स ए। वेरी गुड, वेरी गुड। शिफ्टिंग होगी इधर भाई, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, इधर होगी शिफ्टिंग। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, ये रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, तो इधर वाला पोर्शन बढ़ना चाहिए, ये वाला पोर्शन बढ़ना चाहिए। ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसके सामने वाला पोर्शन बढ़ना चाहिए, ताकि रेशो बराबर आ सके। तो इसका मतलब नल पॉइंट आया 10 सेंटीमीटर रखने के बाद इधर, तो अगला नल पॉइंट आया 30 सेंटीमीटर पर, अगला नल पॉइंट 30 सेंटीमीटर पर आया। पहला 40 पर आया था, अगला 30 पर आया, ताकि ये पोर्शन छोटा हो जाए। तो ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एंड एस, आर और एस की वैल्यू निकालो। फिर आर और एस की वैल्यू, तो पहले तो जब तक ये नहीं लगाया तब इक्वेशन बनाओ। आर बाई एस 40/60, तो आर बाई एस 2/3, आर बाई एस होगा 2/3। फिर निकालो, जब 2 ओम का लगा दिया तो फिर लगाओ आर ओवर एस प्लस 2, आर ओवर एस प्लस 2 क्या लिखूं बोलो? 30/70। तो आर ओवर एस प्लस 2 3/7। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। कैलकुलेट आर एंड एस, कैलकुलेट आर एंड एस, इसका यूज करो और आर एस निकाल दो। मेरे हिसाब से आप कर दोगे, आसान सा क्वेश्चन है। तो आर ओवर आर ओवर एस प्लस 2 इज इक्वल टू 2/3 ओवर 3/7। तो आंसर आया एस प्लस 2 ओवर एस इज 14/9, तो 9s प्लस 18 कितना बना भाई? 9s प्लस 18 इज इक्वल टू 14s। तो 5s इज इक्वल टू 18 और s इज इक्वल टू 18/5। ये आई s की वैल्यू। r की वैल्यू कितनी आई? r की वैल्यू आई 2/3 ऑफ 18/5, 6 12। आर 12/5 और एक 18/5, ये आया 18/5 और 12/5 आया मेरे ख्याल से। तो हाँ,
ये आया आंसर, वेरी गुड।